नमस्कार, बॉलीवुड स्टोरीज बाय करण वर्मा में आप सबका स्वागत है। आज जो मैं आपको बॉलीवुड स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, वो बहुत दिलचस्प है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एंड तक देखिएगा बिकॉज बॉलीवुड के पीआर की डार्क साइड बहुत कायदे से आज मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं। बीते सप्ताह गोविंदा जी एक इंटरव्यू पे एएनआई से उन्होंने एक बात बोली और कहीं ना कहीं जब हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो रणवीर के खिलाफ जो एक नेगेटिव पीआर चला कि उनको 6 वैनिटी वैन चाहिए, उनके बड़े नखड़े हैं, वो पूरा जो नेगेटिव पीआर चला और कोई पब्लिसिटी नहीं मिली आफ्टर द सक्सेस ऑफ धुरंधर। नॉट वन प्रॉपर इंटरव्यू, नॉट वन मैगजीन कवरिंग, इंटायर फिल्म इंडस्ट्री कीपिंग क्वाइट। तो मुझे बड़ा ईरिली सिमिलर लगा ये पूरा। पहले मैं गोविंदा की एक क्लिप आपको दिखाता हूं, फिर जरा ये पूरी कहानी आज आपको अंत तक बताता हूं, अंत तक जुड़े रहिएगा। सुनिए जरा ये। ऐसे हुआ तो ये धर्म जी है, राजेश खन्ना जी है, ये काम की पहले की प्लानिंग तो अच्छे से कर लेते थे इन लोग अपना। काम बहुत अच्छा करते थे, दैट्स व्हाई दे बिकम स्टार। बट काम की बाद की जो प्लानिंग होती है, जिस तरह से पब्लिसिटी होल्ड करना, फाइनेंसर्स एंड रिलेशनशिप, और आपकी इमेज कैसी फैलाई जा रही है, वो इमेज मेकिंग में ये तो कभी रहे ही नहीं। ये तो शाम में बैठकर ड्रिंक करते थे। इमेज मेकिंग में ये कभी रहे नहीं। दो लोगों का नाम लिया और ये एक सबसे बड़ी कहानी है और एक राज है बॉलीवुड का, जो आज मैं चाहता हूं आपके सामने रखूं। कुछ लोगों ने कभी कभी बात करी है, बट मैं थोड़ा रिसर्च बैक्ड बात आज करना चाहता हूं। राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जी का इन्होंने नाम लिया। आपको पता है कितने बड़े सुपरस्टार थे राजेश खन्ना, और कैसे उनकी ये पूरी इमेज बनाई गई कि ये तो इनडिसिप्लिन्ड थे, ये तो लेट आते थे। मैं कहता हूं आते होंगे लेट, कोई सलमान खान भी बहुत पंक्चुअल नहीं है, पर 30 साल से बने हुए हैं सुपरस्टार, लेट आते थे इन्होंने। तो ये तो एक स्टोरी है ऑफ अ मैन जिसने सब कुछ लात मार दी, डिक्लाइन की कहानी है। ये तो एक डूबते सूरज की कहानी है, कैसे बच्चन साहब की पंक्चुअलिटी ने राजेश खन्ना की फुस कर दी। क्या क्या नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई राजेश खन्ना की। कभी आपने सोचा कि शायद ये पूरी तरह सत्य ना हो? आज जरा इसकी चर्चा करते हैं। राजेश खन्ना जी ने अपने जीवन काल में 163 फिल्में दी हैं, 163 फिल्म्स। कोई मजाक नहीं होता 163 फिल्म्स को कंप्लीट करना। एंड मोस्ट ऑफ देम कंप्लीटेड ऑन टाइम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम कंप्लीटेड ऑन टाइम। अपनी पीक ईयर्स में जब लोग कहते हैं इनका बिल्कुल ही दिमाग खराब था, मैं नहीं कहता आसपास कुछ इंसिडेंट्स नहीं होंगे एरोगेंस के, होते हैं इन लोग के, गलत होता है वो। 30 कंसेक्यूटिव हिट्स, 30 हिट्स फ्रॉम 69 टू 73, जिसमें 17 कंसेक्यूटिव हिट्स दी हैं इन्होंने। 17 कंसेक्यूटिव हिट्स देना और 30 फिल्में देना अपने पीक स्टारडम पे, उस जमाने में जब लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होता था। आपको ये लक्षण लग रहे हैं कि इनडिसिप्लिन्ड आदमी के जिसको शेड्यूल्स की कोई कदर ना हो? सोच के बताइएगा जरा मुझे। हमारे जो ये परफेक्शनिस्ट खान, आमिर खान है, इन्होंने पूरे जीवन काल में 50 फिल्में नहीं करी हैं, करीब करीब 50 फिल्में करी हैं। उस 4 साल में 30 से ज्यादा फिल्में कर देना, जाहिर तौर पे अगर मल्टीपल शिफ्ट्स हैं तो भाई इंसान लेट हो सकता है। वही गोविंदा ने बात करी कि ये फैलाई जाती हैं खबरें। राजेश खन्ना इज द फर्स्ट पर्सन जिनको टाइटल दिया गया सुपरस्टार। आप देख सकते हैं बीबीसी ने कैसे इनको कवर किया था। When you're acting, what expressions do you use to attract the women? That for a start. The smile. I don't know. I think so. And you're famous for this. इट वॉज क्रेजी। सड़कों पे लोग आ जाते थे, वुमेन यूज टू राइट लेटर्स इन ब्लड, एंड मतलब आप यू नेम द फिल्म्स, आनंद, आराधना, हाथी मेरे साथी, इट वॉज एन अनबिलीवेबल एरा। और इनका करियर शुरू कैसे हुआ था? ये कोई डायनेस्ट या नेपो किड नहीं है ना, ये कोई चिट्ठी लेके आए थे कि भाई मेरे 3 बेटे हैं, राजीव, संजय और अमिताभ, ऐसी कोई चिट्ठी नहीं आई थी इनके लिए। ये एक टैलेंट हंट जीत के आए थे 1965 में। जी हाँ, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने, जिसमें उस समय के टॉप के प्रोड्यूसर्स थे बिमल रॉय, बीआर चोपड़ा, जीपी सिप्पी, उसका एक टैलेंट हंट होता है फिल्म फेयर द्वारा। 10,000 से ज्यादा एंट्रीज आती हैं और राजेश खन्ना उसमें टॉप करके उस कॉन्टेस्ट को जीतते हैं। अपने दम पे, टैलेंट के दम पे कोई सिफारिश लेकर नहीं आते राजेश खन्ना।
उसके बाद ये फिल्में करते हैं। यही प्रोड्यूसर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इनको फिल्में देनी है, तो ये राज और जीपी सिप्पी की भी फिल्में और सब करना स्टार्ट करते हैं। वहीं पे जब ये जीपी सिप्पी की फिल्म करते हैं राज, उसके बाद और भी हिट्स होती हैं इनकी, तो ये टकराते हैं दो स्ट्रगलर से। एक उनमें से फेल्ड एक्टर था जिसका नाम था सलीम खान, और एक के कई लिंक्स थे फिल्म इंडस्ट्री में, जो बोलता है मैं 18 साल की उम्र में ऐसे ही आ गया था 50 पैसे जेब में लेके। उसके पिताजी थे जानिसार अख्तर, जो कई फिल्मों में बड़े संगीतकार थे, मतलब लिरिक्सिस्ट थे और गाने लिखते थे। जावेद अख्तर और सलीम जब मिलते हैं, दो फेलियर्स उस टाइम पे, और मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट है, कई फिल्में 14-15 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी सलीम खान की, वो हीरो बनना चाहते थे। जावेद अख्तर के पास भी कोई खास काम नहीं था। राजेश खन्ना इनको एक मौका देते हैं एक फिल्म में, हाथी मेरे साथी। हाथी मेरे साथी में ये दोनों को एक मौका मिलता है, फिल्म अच्छा करती है। उसके बाद राजेश खन्ना इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं जीपी सिप्पी से, क्योंकि भाई जीपी सिप्पी की फिल्म कर चुके थे। राजेश खन्ना वाज अ सुपरस्टार एट दैट टाइम। वो इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं सिप्पी फिल्म से, और सिप्पी फिल्म्स में इनको अंदाज पिक्चर, जिसमें राजेश खन्ना का वो गाना है जिंदगी एक सफर है सुहाना, केवल 10 मिनट का कैमियो है बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैमियोज माना जाता है। उसमें सलीम जावेद को फिर ब्रेक मिलता है फिल्म लिखने का, हाथी मेरे साथी। और इसमें मतलब सलीम जावेद को फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाले राजेश खन्ना। आगे बढ़ती है भाई कहानी। यही बात होती है ना, जिसको कई बार कोई लेके आता है वही उसका पत्ता काट देता है। सलीम जावेद आगे बढ़ करके जंजीर फिल्म ऑफर करते हैं राजेश खन्ना को। राजेश खन्ना उस फिल्म को मना कर देते हैं। तो इनको लगता है कि भाई अब ऐसे दाल गलेगी नहीं, हमें कुछ अपना एक गुट बनाना होगा। राजेश खन्ना इज टू स्ट्रांग, वो तो कुछ भी मना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 30 हिट्स जा रही है इनकी। हाउ डू वी मैनेज? एंटर अमिताभ बच्चन। और अब मैं पैरेलल्स ड्रॉ करता हूं जरा, बिकॉज अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की सेम एज थी। अमिताभ बच्चन की 17 फ्लॉप हो चुकी थी। इधर राजेश खन्ना की 17 हिट्स थी इन अ रो, अमिताभ बच्चन की 17 फ्लॉप्स थी इन अ रो। इनको पहली फिल्म कैसे मिलती है? फ्लॉप होने के बाद भी इनको कैसा रिसेप्शन मिलता है मीडिया से, जरा ये देखिए। आपको शायद आज तक पता भी ना हो राजेश खन्ना ये टैलेंट हंट जीत के आए, बड़े कम लोगों को पता होता है। मैं जब बताता हूं अमिताभ बच्चन की पब्लिसिटी तब कैसे चल रही थी, जरा ये समझिए। ख्वाजा अहमद अब्बास, जिन्होंने पहली फिल्म दी, इंदिरा गांधी के इंसिस्टेंस पे दी, बाद में बड़ा क्लियर हुआ। इंदिरा गांधी का लेटर गया कि भाई इसको फिल्म दो। 17 फ्लॉप होने के बाद भी इनको मौके मिलते हैं। मैं टैलेंट पे नहीं क्वेश्चन कर रहा हूं मिस्टर बच्चन के, इस पे बिल्कुल शक मत रखिएगा। ही इज अर्नड व्हाट ही इज गॉट फाइनली, बट आई एम टेलिंग यू व्हाट हैपेंड दैट टाइम। इतनी फ्लॉप होने के बीच में भी मीडिया कैसे कवर कर रहा है बच्चन साहब को, जरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये देखिए आप, उस जमाने की जो सबसे बड़ी मैगजीन्स होती थी उसमें से एक होती थी माधुरी। माधुरी मैगजीन पे बच्चन साहब का फोटो, जबकि कोई फिल्म हिट नहीं हुई, और लिखा एक नया सूर्योदय। और देखते हैं, पढ़ते हैं जरा माधुरी मैगजीन में लिखा भी क्या है। पूरा लिखा हुआ है कैसे आगे आ रहे हैं और ये हैं। और पहली जो फिल्म आती 7 हिंदुस्तानी, उसमें कोई ऐसा रोल नहीं है, बच्चन साहब को नेशनल अवार्ड मिल जाता है। कमाल है। मतलब दोज वर द पीक ईयर्स ऑफ इंदिरा गांधी, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंदिरा गांधी एंड द बच्चन्स वाज अनबिलीवेबल। हालांकि अमिताभ बच्चन क्लेम करते हैं मैं बेंचों पे सोया, सड़कों पे भटका, बट ऐसा कुछ था नहीं। एनीवेज, आगे अगर हम बढ़े तो इसके बाद बच्चन साहब के लाइन से जितने मीडिया आउटलेट्स उस समय होते थे, उस समय लिमिटेड होते थे बट बड़े स्ट्रांग होते थे। वो फिल्म फेयर, स्क्रीन सब कवर कर रहे हैं बच्चन साहब को कवर के ऊपर, जबकि ये बंदा फ्लॉप पे फ्लॉप दे रहा है। ठीक, नॉट द मोस्ट कन्वेंशनल लुकिंग ऑल्सो एट दैट टाइम। फाइनली मिस्टर बच्चन बैग्स दिस रोल आनंद ऑपोजिट राजेश खन्ना। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि राजेश खन्ना को गिराने में कई लोगों का बहुत बड़ा रोल है। उसमें पहला नाम आता है ऋषिकेश मुखर्जी का। सलीम जावेद ने तो ऑर्केस्ट्रेट किया ही, ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद फिल्म बनाई, जिसमें कि राजेश खन्ना ने एक लेजेंडरी परफॉर्मेंस दिया। वो रोल, अमिताभ बच्चन को भी एक रोल मिला उसके अंदर छोटा, और ऋषिकेश मुखर्जी बड़े क्लोज थे जया बहादुरी के। शी वॉज अ बंगाली, द बंगाली कनेक्शन, दे वर वेरी वेरी क्लोज एट दैट टाइम। उन्होंने उनको मिली और गुड्डी और इन सब में, कई फिल्मों में, अभिमान में कास्ट भी किया बाद में। जया बहादुरी ने बड़ा इंसिस्ट किया, लॉबी किया कि भाई बच्चन जी को रोल मिले, और
बच्चन जी को वो रोल मिल गया। इसके बाद सलीम जावेद ने जब देखा राजेश खन्ना ने जंजीर नहीं करी, ये पीछे लग गए अमिताभ बच्चन को चढ़ाने में। इन्होंने कहा पॉलिटिकल बैकिंग भी है अमिताभ के साथ, एंड लेट्स मेक हिम अ सुपरस्टार, इसको बढ़ाते हैं। तब हर तरफ सारी मैगजीन्स में देवयानी चौबल ने सबसे पहले कहा था राजेश खन्ना इज द फर्स्ट सुपरस्टार। अच्छा, राजेश खन्ना के अफेयर्स भी चल रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था तब। दोज वर द डेज फॉर हिम। नाउ व्हाट हैपेंस वेरी इंटरेस्टिंगली इज कि जंजीर में अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट कोई हीरोइन काम करने को तैयार नहीं थी। जया बहादुरी मान गई कि मैं करती हूँ, और जया बहादुरी ने साथ ही साथ उनके लिए काफ़ी कैनवस भी किया। कैनवसिंग करते दौरान ही बावर्ची फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसमें राजेश खन्ना थे और जया बहादुरी थी, ऋषिकेश मुखर्जी की थी। उसमें राजेश खन्ना और जया बहादुरी में लड़ाई हो जाती है, भयंकर लड़ाई हो जाती है अमिताभ बच्चन को लेकर के। एंड जया बहादुरी कान भरना स्टार्ट करती हैं ऋषिकेश मुखर्जी का, जो कि एक और फिल्म बनाते हैं उसके बाद ही, नमक हराम। उसमें राजेश खन्ना होते हैं और अमिताभ बच्चन होते हैं। अब इसमें किया क्या जाता है कि अमिताभ का रोल धीरे धीरे बढ़ा दिया जाता है एंड राजेश खन्ना का रोल धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। जब फिल्म रिलीज होती है तो राजेश खन्ना इज शॉक टू सी कि कैसे मेरा रोल काट दिया गया इसमें, और अमिताभ का रोल बढ़ा दिया गया। उधर उनकी एंग्री यंग मैन और जंजीर भी हिट हो गई, और मीडिया आउटलेट्स में कंसिस्टेंट हैमरिंग स्टार्ट हो गई, राजेश खन्ना तो इनडिसिप्लिन्ड है, ये तो लेट आते हैं सेट्स पे। ये जितनी तब मैगजीन्स होती थी, स्क्रीन, फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, फिल्मी दुनिया और स्टार एंड स्टाइल, ये सब ने ये स्टार्ट कर दिया कि राजेश खन्ना इनडिसिप्लिन्ड है। बिकॉज सलीम जावेद को तब से अंडरस्टैंडिंग थी कि ट्रेड मैगजीन्स को कैसे कंट्रोल करे। वो ट्रेड मैगजीन्स में ऐड देते थे, हम लिख के दे रहे हैं ये फिल्म 1 करोड़ का बिजनेस करेगी, इस टेरिटरी में 25 लाख का बिजनेस करेगी। दे अंडरस्टूड द गेम, और अलग अलग कहानियां स्टार्ट हो गई। इफ दिस वाज नॉट इनफ, मैंने राजेश खन्ना का बताया, ऋषिकेश मुखर्जी का बताया, बच्चन साहब के पीआर गेम्स का बताया। एंटर जय ओम प्रकाश। कौन है जय ओम प्रकाश? जय ओम प्रकाश अपना बिल्कुल बेटा मानते थे राजेश खन्ना को, और राजेश खन्ना के साथ कई फिल्में करनी, सब कुछ करना। इनकी एक बेटी रही, उसका नाम था पिंकी, जो कि आज पिंकी रोशन के नाम से फेमस है। जय ओम प्रकाश की चाहत थी कि राजेश खन्ना, ऐसा कहा जाता है कि राजेश खन्ना उनके दामाद बने। राजेश खन्ना ने मना कर दिया। मना कर दिया तो जय ओम प्रकाश को ये बात बहुत चुभ गई, वो भी इनके विरुद्ध हो गए। बाद में इनकी पिंकी, जो इनकी सुपुत्री थी, उनकी शादी इन्होंने राकेश रोशन से करा दी, उनका प्रोडक्शन हाउस भी सेटअप कर दिया, एंड तक उनकी मदद भी करी और उनको पूरी तरह एस्टैब्लिश कर दिया। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड नर्सिंग अ ग्रज अगेंस्ट राजेश खन्ना। वो भी अगेंस्ट हो गए राजेश खन्ना के, एक बड़े प्रोड्यूसर थे उस टाइम पर। कुल मिलाकर के चौतरफा हमला होने लग गया। फिर देवयानी चौबल की जब हम लोग बात करें, जो एक शो रन करती थी तब, फ्रैंकली स्पीकिंग नाम से, उन्होंने सबसे पहले अपने कॉलम में लिखा था दैट राजेश खन्ना इज द फर्स्ट सुपरस्टार, एंड शी हैड अ फैसिनेशन फॉर राजेश खन्ना। कहा जाता है बोथ वर रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड, बहुत करीबी थे। कुछ टाइम बाद, और ये बाद में सामने भी आई बात, राजेश खन्ना ने ही बाद में डिस्क्लोज भी किया कि वो हम बहुत करीब थे, और एक बार मैंने अपने घर पे पार्टी रखी, एंड राजेश खन्ना कभी ज़्यादा सोचते नहीं थे। जैसे गोविंदानी जी ने कहा कि ही वॉज अलूफ अबाउट हिज इमेज, एंड वाइल ही वॉज ड्रिंकिंग एंड हिज फ्रेंड्स वर ड्रिंकिंग, इन्होंने अपने कुछ पर्सनल किस्से बताए, जो कि इसने देवयानी चौबल ने सुने। कुछ दिनों बाद उन्होंने मैगजीन में छाप दिए। राजेश खन्ना बड़े नाराज हुए। जब नाराज हुए तो देवयानी चौबल ने कहा पहले मैं पत्रकार हूं, मैंने छापा, मैंने बिल्कुल सही किया, सॉरी तक नहीं कहा। उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने छापा तुम्हारे बारे में, एंड दैट वाज इन नेगेटिव लाइट ऑफ राजेश खन्ना कि इनके क्या अफेयर्स थे, नहीं थे। तब इनका एक अंजू महिंद्रू नाम की एक्ट्रेस से भी था इनका एक लिंक, वो भी जब टूटा तो भी बड़ी नेगेटिव पब्लिसिटी स्टार्ट हो गई राजेश खन्ना की। हर तरफ से अब बराज ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी टुक ओवर, एंड इधर अमिताभ बच्चन बिकेम द डार्लिंग ऑफ द मासेस। इट इज एन अनबिलीवेबल स्टोरी, कैसे एक व्यक्ति ने, जिसने इतनी हिट फिल्में दी, उसको अचानक से एक फेलियर और ये सब घोषित करने लग गए, एंड ही स्टार्टेड स्लिपिंग इनटू हिज शेल। आप अन्नू कपूर जी की अगर बात सुने, और मैं सोचता हूं जितनी उनको मेमोरी है फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास की उतनी कम है, वो कहते हैं अनबिलीवेबल आई फॉर म्यूजिक। इनके बेस्ट फ्रेंड्स टिल द एंड कंटिन्यूड टू बी आर डी बर्मन, कंटिन्यूड टू बी किशोर कुमार।
दे ऑल स्वोर बाय हिम कि म्यूजिक सिटिंग में अगर काका नहीं होते थे तो हमें समझ ही नहीं आता था। एंड तक इन्होंने सपोर्ट किया आर डी बर्मन को, किशोर कुमार को, इनके वो सब दोस्त बरकरार रहे। बट धीरे धीरे सब ने इनको छोड़ दिया। और इस छोड़ने के बीच में एक डिफाइनिंग मोमेंट था दीवार फिल्म का। 1975 में जब दीवार फिल्म ऑफर हुई राजेश खन्ना को, राजेश खन्ना ने हाँ करी। सलीम जावेद ने तब इनको सबसे बड़ा धोखा दिया और कहा हम ये स्क्रिप्ट, यश चोपड़ा को सेट कर लिया था तब तक, यश चोपड़ा डायरेक्टर थे, कहा हम ये स्क्रिप्ट तब तक नहीं देंगे जब तक आप अमिताभ को नहीं कास्ट करोगे। जबकि राजेश खन्ना पूरी तरह इन्वॉल्व थे स्क्रिप्टिंग के बाद भी, कास्टिंग तय हो गई थी, इन्हें भरना था अमिताभ वाला रोल और नवीन निश्चल को करना था शशि कपूर वाला रोल। मैं नहीं कहता अच्छा कौन करता, अमिताभ बच्चन प्लेड अ ब्रिलियंट रोल, बट एट दैट टाइम सलीम जावेद इंश्योर्ड कि ये फिल्म में ना है। और इस बात को और अच्छे से किसने बताया? ऋषि कपूर ने जब खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसमें कहते हैं कि मैं एक बार स्नूकर खेल रहा था और सलीम साहब वहां मिले और उन्होंने मुझे डांट के कहा तुम जानते हो हम क्या चीज़ हैं? तब ऋषि कपूर ने, उनकी एक फिल्म थी त्रिशूल, वो मना करी। उन्होंने कहा हमने राजेश खन्ना को खत्म कर दिया था, ये ऋषि कपूर ने लिखा है, तुम्हें भी खत्म कर सकते हैं हम। हमने अमिताभ को खड़ा कर दिया था जब उसने त्रिशूल मना करी थी, हमने दीवार से गायब करके राजेश खन्ना को मिट्टी में मिला दिया, तुम्हें भी मिला देंगे, होश में रहना तुम। ये माफियाइज्म चल रहा था तब सलीम जावेद का, यू नो, that is how they controlled these narratives at that time, and Amitabh Bachchan became the blue-eyed boy, and to their credit they all ran with the ball. अच्छा काम भी किया इन सब ने। This was Rajesh Khanna. Now the next name that Govinda mentioned was धर्मिंदर जी। आपको पता है आज तक बस 2 बार एक करतब हुआ है। वो करतब क्या है? बॉक्स ऑफिस मिरेकल है कि एक वर्ष में एक एक्टर ने 7 मेगा हिट्स दी हूं। 7 पिक्चरें ही करना बहुत बड़ी बात है, आज के युग में तो कोई सोच भी नहीं सकता। 7 मेगा हिट्स दी हूं। वो करतब एक बार 1973 में हुआ। किस शख्स ने किया? धर्मिंदर जी ने। और सेम चीज 1987 में हुई। किसने करी? धर्मिंदर जी ने करी। 2 बार ये करतब करने वाले धर्मिंदर जी को इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं माना गया। एक अवार्ड नहीं मिला इनको फिल्म फेयर का। बच्चन साहब को नेशनल अवार्ड मिल रहा था 7 हिंदुस्तानी का। सो मच सो कि जब इंडिया टुडे तब कवर करती थी, और ये मैं कवर आपको दिखा रहा हूं 1981 का, आई थिंक 1980 का, इनफैक्ट, अमिताभ बच्चन द वन मैन इंडस्ट्री। हाउ इज ही द वन मैन इंडस्ट्री व्हेन धर्मिंदर इज गिविंग हिट्स आफ्टर हिट्स? इट्स अनबिलीवेबल किस तरह से मीडिया शेप्स नैरेटिव्स। आज वही मीडिया ये नैरेटिव शेप कर रही है कि आपने देखा होगा फिल्म फेयर का वो कि किंग ऑफ लियारी रणवीर, किंग ऑफ बॉक्स ऑफिस शाहरुख खान। हाउ इज शाहरुख खान द किंग ऑफ बॉक्स ऑफिस जब 5 साल में कोई फिल्म नहीं आई? 5 साल बाद आई, वो भी कितनी कॉर्पोरेट बुकिंग्स या कैसे पठान जवान हिट हुई। हाउ इज ही द किंग ऑफ बॉक्स ऑफिस व्हेन इट्स रणवीर हु इज द किंग ऑफ बॉक्स ऑफिस? कोई कवर कर रहा है उस चीज को? नहीं कर रहा। उल्टा FWIC और इम्पा, जहां आज इनके फादर गए हैं मिलने, उन्होंने एक नो कोऑपरेटिव डायरेक्टिव इशू करके कह दिया वी बॉयकॉट हिम, वी विल नॉट सपोर्ट हिम। बाद में रणवीर sought legal action and they had to take it back, but look at the guts of these bodies. सेम हरकत देवानंद के साथ हुई थी, सेम हरकत गोविंदा के साथ भी हुई है। नॉट दैट गोविंदा wasn't unprofessional, थोड़े अनप्रोफेशनल भी रहे होंगे। सेम हरकत सनी देओल के साथ हुई आफ्टर गदर, which was the biggest ever hit in 2001. It is crazy कि ये डर्टी PR कैसे नैरेटिव्स को शेप करता है कि कोई व्यक्ति इनडिसिप्लिन्ड है, ये है, वो है। नोबडी टॉक्स अबाउट इट। बट आज मैंने सोचा आपके साथ जब मैं शेयर करूं तो आपको ये पूरी कहानी क्लियर पता होनी चाहिए, बिकॉज व्हाट गोविंदा हैज पिक्ड अप इन दिस इंटरव्यू शुड गो अ लॉन्ग वे। इट्स नॉट बीइंग डिस्कस्ड दैट मच। अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट नहीं किया धुरंधर के बारे में, एक शब्द नहीं बोला धुरंधर के बारे में। अल्फा के बारे में बोला, करण जौहर ने कुछ नहीं बोला खास, किसी ने कुछ नहीं बोला। आपने कितने इंटरव्यूज देखे रणवीर के आफ्टर दैट? आपने कितनी हेडलाइंस देखी? कहां देखा? जबकि इट शुड हैव सेट एवरीथिंग ऑन फायर। बॉक्स ऑफिस तो इट डिड सेट ऑन फायर, इट्स द ग्रेटेस्ट फिल्म एवर इन इंडियन सिनेमा। व्हाई डिड दे नॉट टॉक अबाउट दिस मच? इसके बाद केवल डॉन 3 की नेगेटिव पब्लिसिटी क्यों? केवल ये ही क्यों कि इसकी 6 वैन्स की इसको जरूरत होती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड आई होप आप इस सब डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद समझें कि ये डर्टी PR वर्क कैसे करता है। ये वही डर्टी PR है जो कहता है कि आमिर खान परफेक्शनिस्ट हैं,
जबकि लाइन से फ्लॉप्स हो रही हैं आमिर खान की आज। कुछ अच्छे काम किए होंगे पहले। वही परफेक्शनिस्ट खान जिनकी लाइन से सारी फिल्में कॉपीड है, सारी की सारी वो रिप ऑफ्स होती हैं, रीमेक्स होती हैं ज्यादातर, बट ही इज द परफेक्शनिस्ट खान। वही पीआर है ये जो शाहरुख खान को माय नेम इज खान, जहां वो हैम कर रहा है, बुरी एक्टिंग की एक परिभाषा है, उसके लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड दे देती है। ये वही पीआर है जिसने एक बार भी उस धर्मेंद्र जी को नहीं एक्नॉलेज किया एज द बेस्ट एक्टर इन एनी ईयर, who was rated as not just a great actor, but he was considered one of the most good-looking men in the world at that time. बट उनको उनके साथ इतना वो सब नहीं आया। इनफैक्ट धर्मेंद्र जी ने एक बार कहा भी था, बड़े गुस्से में कहा था, रादर जरा सुनिएगा। थोड़ा सा राजेश जब आए थे, राजेश खन्ना ने शुरू किया था कि सुपरस्टार हुए, फिर जैसे आज मैं देख रहा था कि चलो मैंने इसके लिए कुछ ज़्यादा भागदौड़ नहीं की, फिर अमिताभ आए, तो एक आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़नी शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता बीमारी बढ़नी स्टार्ट हुई। He didn't know PR at that time. जो आप जानते हैं कि पिक्चरें भी हिट हो रही थी 30-35 साल, अगर मैं चाहता तो किसी को किसी अखबार की सुर्खी बटोरने नहीं देता, और आज हर चैनल के तीसरे फ्रेम पर मैं भी आ सकता था। ये भी आ सकते थे। इन्होंने ये भी कहा मैं हर साल सूट सिलवाता था पर मुझे कभी अवार्ड नहीं मिला। सोचिए जरा कैसे ये मैनिपुलेशन होती है अवार्ड्स के नाम पे और PR स्टोरीज के नाम पे। Do not believe every story that comes, because there is a dirty cabal of Bollywood that is behind it. And right now, their target is Ranveer Singh. Their target will be Aditya Dhar. आप देखिएगा एक गलत कदम and they will try to target them also. It's the nationalist ecosystem that needs to fight this, because पहली बार बॉलीवुड में एक चर्न हो रहा है। अभी बंटवारा फ्लॉप हुई और फिल्में फ्लॉप हुई। इनफैक्ट इस साल तो हिट ही, नेशनलिस्ट 2-3 फिल्मों को छोड़ के कोई हिट ही नहीं हुई है। तो इसलिए गेट रेडी फॉर दिस चर्न एंड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू रीड एनी स्टोरी कि इसके पीछे की कहानी एक्चुअली है क्या। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूर तक शेयर करिए, वीडियो को हाइप करिए। थैंक यू।